Leadership is not about the size of your office or the size of your business card. It's about the depth of your commitment and your passion to get things done. Hello guys, welcome to the fifth and last lecture of class 10 Civic Democratic Politics book, chapter number 1, which is known as power sharing. तो पावर शेयरिंग में हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स फिनिश कर लिया है। हमने बात कर लिया है कि पावर शेयरिंग होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर पावर शेयरिंग। क्या होता है पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग इज द mechanism in which the power is divided among the various governmental bodies for the governance of the country. Okay, फिर हमने बात की थी बेल्जियम के बारे में और हमने बात किया था श्रीलंका के बारे में। हमने दो बेसिकली बिलीफ्स के बारे में पढ़ा था, जो मॉडल के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट वाज द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम, जिसमें हमने देखा था द मॉडल ऑफ अकोमोडेशन। फिर हमने बात किया था द केस स्टडी ऑफ श्रीलंका, जिसमें हमने देखा था हमने देखा था मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन श्रीलंका। और हमने फोर्थ लेक्चर में क्या देखा था? हमने बात की थी क्या होता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, और हमने क्या देखा था क्यों पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, वही पावर शेयरिंग डिजायरेबल। और हमने लास्ट में क्या देखा था? खालीज डिलेमा। ओके, तो आज बेसिकली फिफ्थ और इस चैप्टर यानी पावर शेयरिंग का लास्ट लेक्चर हम देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ओके, तो लास्ट लेक्चर इज बेसिकली सो यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल एजुमित्रा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर 5 के फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर को हम किस किस तरीकों से शेयर कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि पावर शेयरिंग होता क्या है, उसको शेयर करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज पावर शेयरिंग। फिर हमने पढ़ा वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, और हम अब क्या पढ़ेंगे? हाउ पावर इज शेयर्ड, पावर कैसे किस तरीकों में शेयर किया जाता है, क्या क्या वो बेसिकली फॉर्म्स है जिसके द्वारा हम बेसिकली पावर्स को शेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म इज व्हाट? फर्स्ट टर्म इज हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। आई हैव मेड दिस टैबुलर फॉर्म, टेबल में इसलिए बनाया कि आप एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर पाओ। ठीक है, तो 4 बेसिकली हम टाइप्स पढ़ेंगे, फॉर्म्स पढ़ेंगे पावर शेयरिंग के, जो आपके चैप्टर पावर शेयरिंग में दिए हुए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 है वो है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर और वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब आपको पता होगा, क्या होता है हॉरिजॉन्टल और क्या होता है वर्टिकल। ओके, सो व्हाट दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल, से दिस वी ड्रॉ अ लाइन हियर, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर हम इसी लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो इसी तरीका से पावर को शेयर किया गया, इसीलिए इस वाले को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर और इस वाले को क्या बोलते हैं? वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर। तो क्या होती है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर? व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन में अगर हम पावर को शेयर करते हैं तो उस शेयरिंग को पावर को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। आप देख पा रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज ए बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अगर हम क्या करते हैं कि इस लाइन, ये लाइन को मान लो आप डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज है, ठीक है, तो हम पावर शेयर करेंगे। सपोज एक गवर्नमेंट बॉडी यहां है, दिस इज गवर्नमेंट बॉडी ए, सपोज दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। ठीक है, मान लो ये 5 गवर्नमेंटल बॉडीज हैं। ओके, ए बी सी डी ई। और अगर हम कहते हैं कि इसमें पावर का शेयर किया जाए तो आप देख पा रहे हो ए और बी इक्वल एकदम है। ठीक है, एक ही लाइन में सब आते हैं। लेकिन अगर हम यहां बात करें, इफ दिस इज ए, सपोज दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ लेवल बन जा रहा है, सबसे ऊपर ये, उससे नीचे ये, उससे नीचे सी, उससे नीचे डी और उससे नीचे ई। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता है? लेवल बन जाता है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ सारा इक्वल है, यानी यहाँ ए के इक्वल बी है, बी के इक्वल सी है, सी के इक्वल डी और डी के इक्वल ई। Here all the power is equal, but here the power is not equal. यहाँ पावर अनइक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर है। तो अब देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर है वो कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट विल गो टू द हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर।
सो बात करें हमारे कंट्री इंडिया की या और डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आपसे एग्जाम में भी आ सकता है, ये बेसिकली 3 मार्क का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, या ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट द हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर, तो द आंसर इज सेम। ठीक है, आप बेसिकली टेबुलर फॉर्म में इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे। ओके, तो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। What are the 3 organs? First organ is legislature, second is executive and third is judiciary। ठीक है, तो तीनों क्या है? तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन इसको हम हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर क्यों कहते हैं? कि क्योंकि जिसका जितना पावर इसका है उतना ही इसका है, उतना ही इसका है। ये तीनों एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल क्या हम समझते हैं? एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं ये होते क्या है। सो इट इज अ डेलिब्रेट असेंबली विद द अथॉरिटी टू मेक लॉज फॉर पॉलिटिकल एंटिटी सच एज कंट्री और सिटी। तो कोई भी पॉलिटिकल एंटिटी मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टिकुलर से, आइदर इट इज स्टेट, आइदर इट इज कंट्री, आइदर इट इज स्मॉल सिटी, आइदर इट इज विलेज, किसी के लिए भी अगर कुछ लॉ बनाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या पॉलिटिकल एंटिटी कहलाता है। और इस लॉ को जो बनाता है, जो बॉडी लॉ को बनाते हैं, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? दैट बॉडी इज नोन एज लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ऐसा असेंबली है जिसके पास अथॉरिटी है, उसके पास ये ताकत, ये पावर दी गई है कि वो लॉ को बना सकता है, वो कायदे कानून को बना सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बहुत सारे लॉस और ऑर्डर्स, आपने कभी देखा होगा टीवी वगैरह पर भी, न्यूज चैनल में, कि कैसे जो लॉस बनते हैं उसमें लोगों की मेजॉरिटी होनी कितनी जरूरी है। अभी हमने देखा जब हमने सेक्शन 370 जो हम जम्मू एंड कश्मीर में था वो जब हट गया, तो वहां आपने देखा होगा न्यूज में कि कैसे लोगों ने अपना बेसिकली वोट्स दिया, द पीपल ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, और उससे क्या हुआ? 370 जो आर्टिकल है उसको हटा दिया गया। ओके, सो बेसिकली आर्टिकल 370 क्या था जो अब नहीं है, तो उसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, दैट इज फेडरलिज्म। ओके, सो अब मूव ऑन करते हैं अब हम क्या देखते हैं? एग्जीक्यूटिव क्या होता है? व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? ओके, इट इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, वो एक ऐसा ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है दैट एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। अब आप एक बात सोचो कि लॉज तो बन गया, ठीक है, पार्टिकुलर लॉ बन गया, ठीक है, तो अब क्या जरूरी है कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए, पूरे देश में इस लॉ को लागू किया जाए। तो उस किसी भी लॉ को बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर का, और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम, लागू करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। ओके, सो ये क्या होता है? दीज आर द बॉडीज विच executes and enforces the law in the entire city, entire state or in the entire country। ठीक है, तो ये इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है उस लॉ को बेसिकली एक्सरसाइज करना, उसको लागू करना। और ये क्या है? जुडिशियरी क्या है? इट इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज लॉस इन लीगल केसेस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा केस क्या हो सकता है कि कोई लॉ लाया गया, या कोई कंट्री में डिस्प्यूट हो गई, 2 कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो गया, या किसी लैंड का मामला हो गया, ये बोले दैट लैंड इज माइन और दैट लैंड इज माइन, किसी के घर में चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, किसी के साथ इनजस्टिस हो गया, किसी के साथ अन्याय हो गया, तो उसका कौन लेगा जिम्मेदार? तो उसके लिए ये एक बॉडी है हमारा, दैट इज नोन एज जुडिशियरी। यहाँ क्या होता है? ये लॉ बनाते हैं रिलेटेड टू द लीगल, और ये क्या है? ऐसे सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है that interprets and applies laws in legal cases। ठीक है, तो लेजिस्लेचर में क्या आते हैं? हमारे लेजिस्लेचर में क्या आते हैं? हमारे एमपीस आते हैं, एमएलएस आते हैं, ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आते हैं। ओके, तो सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर। और थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है हमारा व्हाट? द थर्ड वन इज द जुडिशियरी, जिसके अंदर आते हैं जजेस, लॉयर, चीफ जस्टिस एक्सेट्रा। ओके, सो अगर हम बात करें लेजिस्लेचर की और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव का हेड एक ही होता है, कौन? द हेड इज प्रेसिडेंट। Okay, the head of legislature and the head of executive is president, but the prime minister exercises the authority, the prime minister exercises the power on behalf of the president. Okay,
इतना बात समझ में आ गया? ओके, आई थिंक दैट इज क्लियर। ठीक है, और हेड जुडिशियरी का हेड प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं होता है, जुडिशियरी के हेड होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसी भी कंट्री के चीफ जस्टिस ही उसके जुडिशियरी का हेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाउ? ही इज शरद अरविंद बबोड़े। ओके, ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो लोकसभा एंड राज्यसभा, लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और उसके अंदर आता है विधानसभा, विधान परिषद, वी हैव लोकसभा लोअर हाउस एंड राज्यसभा द अपर हाउस। ठीक है, ओके, सो लोकसभा भी है 545 बेसिकली मेंबर्स, 543 जो हम इलेक्ट करते हैं और 2 मेंबर्स जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं फ्रॉम द एंग्लो इंडियन, एंड वी हैव 245 मेंबर्स इन द राज्यसभा। एंड हु इज द हेड ऑफ लोकसभा? लोकसभा क्या होता है? ऐसा सभा होता है जो बेसिकली क्या होता है, हर एक 5 साल बाद उसमें चेंज आता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टी जो इलेक्शन होता है लोकसभा से, उसी से वहां कैंडिडेट जाते हैं। ठीक है, तो जो रूलिंग पार्टी है उसके जो हेड होंगे, ही विल बी द हेड ऑफ लोकसभा। फॉर एग्जांपल बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी इन इंडिया, तो हेड इज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड हु इज द हेड ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के हेड कौन है? द हेड ऑफ राज्यसभा इज थावर चंद गहलोत। ठीक है, थावर चंद गहलोत इज द हेड ऑफ राज्यसभा एंड ही इज ए मिनिस्टर, ए कैबिनेट मिनिस्टर इन द means बीजेपी रूलिंग पार्टी एंड ही इज ए कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, ठीक है, तो कौन हमने देखा? हमने देखा हमने थावर चंद एंड गहलोत। ठीक है, ही इज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। ओके, सो अब बात कर लेते हैं किसकी? एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। ओके, और जुडिशियरी के अंदर कौन आता है? उसके अंदर जजेस आते हैं, लॉयर्स आते हैं और चीफ जस्टिस आते हैं। ठीक है, हमारे कंट्री में एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो पूरे कंट्री का बेसिकली हेड है, पूरे कोर्ट्स का हेड है, वो दैट इज लोकेटेड इन दिल्ली एंड देयर आर 21 हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री। ठीक है, ओके, सो दिस इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर, जहां पावर शेयर होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो जजेस है, उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको अपॉइंट करती है एग्जीक्यूटिव, यानी जो मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव है यही लोग अपॉइंट करते हैं जुडिशियरी को। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं भी लेते हैं कि दिस पार्टिकुलर जो पर्सन ए है, सपोज पर्सन बी को अपॉइंट करता है, तो इसका मतलब क्या कि पर्सन बी पर्सन ए के अंडर काम करेगा, तभी तो वो उसको अपॉइंट करेगा। But here it is nothing like that. Executive appoint judiciary, but judiciary is not subordinate to executive. Okay, ये इसको अपॉइंट करता है लेकिन ये उसका सबऑर्डिनेट नहीं है। ना ही लेजिस्लेचर एक्जीक्यूटिव का सबऑर्डिनेट है, ना ही एक्जीक्यूटिव जुडिशियरी का है, ना ये इसका है। कोई तीनों में से ऑल आर ए इंडिपेंडेंट बॉडी, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, कोई किसी के अंडर काम नहीं करता है। तो यही फॉर्म है हमारा द हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। ओके, so let's move on to the second form, that is vertical sharing of power. Power vertically share हो रहा है, मतलब क्या कि कोई एक हेड होगा, ये उसका सबऑर्डिनेट होगा, ये उसका सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है, यहाँ सारे इंडिपेंडेंट है लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का लेवल होता है हायर लोअर, ऐसे करके यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो द फर्स्ट वन को हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, जिसको हम इंडिया में क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन हम ग्लोबली बात करें तो इसको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट, और हमारे इंडिया में और कुछ कुछ देश में एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज ऑल्सो नोन एज फेडरल, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे ग्लोबली देखा जाए तो इसको हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर में है जो है हमारा फेडरलिज्म। ओके, इसको हम यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। इट गवर्न्स ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया अलोंग विद द यूनियन टेरिटरी। जितने भी स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में और उसके साथ जितने यूनियन टेरिटरीज यानी सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, व्हाई दे आर नोन एज यूनियन टेरिटरीज? बिकॉज दे आर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या डिफरेंस होता है एक स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी में, ये हम डिटेल में बात करेंगे फेडरलिज्म चैप्टर में। ओके, फिर ये देखते हैं इट गवर्न्स है पार्टिकुलर स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट नाम से ही पता चलता है वो किसी एक पार्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट होती है, कोई एक पार्टिकुलर स्टेट को वो गवर्न करती है, चलाती है। ओके, लोकल गवर्नमेंट क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द पंचायत। पंचायत के बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, ये लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि एक पार्टिकुलर सिटी, एक पार्टिकुलर टाउन या एक पार्टिकुलर विलेज के लिए बनाई गई होती है। ओके, सो
व्हाट इज द नेक्स्ट इज हु इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन हेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो बहुत लोगों में कंफ्यूजन होती है कि अगर कंट्री की बात करें तो प्रेसिडेंट हेड होंगे या प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे, अगर स्टेट की बात करें तो गवर्नर हेड होंगे या चीफ मिनिस्टर हेड होंगे। तो आज वो कंफ्यूजन आई विल क्लियर दैट द हेड ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट बट द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। ओके, अगर आपसे पूछा जाए हु इज द हेड ऑफ द कंट्री, हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, तो वो होते हैं प्रेसिडेंट, बट हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर। इन द सेम वे हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, वो होते हैं गवर्नर, बट हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वो होते हैं चीफ मिनिस्टर। ओके, तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं हेड ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट का हेड बेसिकली सिटी में अलग और मतलब विलेज एरिया में अलग, ठीक है। इन सिटी वी हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वी हैव म्युनिसिपैलिटीज एंड इन विलेज वी हैव पंचायती राज। ओके, तो इसलिए हु इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हु इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, द हेड ऑफ जो कि सिटीज में होता है उसके हेड होते हैं मेयर, MAYOR। इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन टू यू। ओके, हु इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कौन होता है लोकल गवर्नमेंट का हेड इन सिटीज, तो वो होते हैं मेयर। और अगर विलेज की बात करें तो दैट द हेड ऑफ द विलेज इज नोन एज चिफ्टेन, दैट इज चिफ्टेन, जिसको हम हिंदी में मुखिया बोलते हैं। ओके, तो दिस इज बेसिकली द वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर, और हमने बात की हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर के बारे में। तो हम मूव ऑन करते हैं थर्ड और फोर्थ फॉर्म ऑफ power sharing, that is power shared among different social group, and this one is power shared among political parties, social parties। तो कैसे शेयर होता है पावर, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। ओके, so power is shared among different social groups such as religious and linguistic group। religious मतलब क्या, जो अलग अलग रिलीजन से आए, और linguistic group मतलब क्या, जो अलग अलग लैंग्वेज को बोले, अलग अलग लैंग्वेज को प्रेफर करे। ओके, तो क्या होता है पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, मतलब अलग अलग कम्युनिटी के बीच में पावर शेयर किया जाना। एग्जाम्पल किस समझिए, एग्जाम्पल क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम की हमने गवर्नमेंट क्या देखा था, बेल्जियम में क्या हुआ, उन्होंने द मॉडल ऑफ अकोमोडेशन फॉलो किया, यानी जो पावर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के पास था, यानी और या उसके अपोजिट कौन थे, द डच स्पीकिंग पीपल, उन दोनों का पावर इक्वल था। जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो फ्रेंच से और डच से इक्वल होंगे, चाहे वो फ्लेमिश रीजन के हो या वलोनिया रीजन के हो, चाहे वो एंटायर कंट्री बेल्जियम हो या उसका कैपिटल ब्रुसेल्स हो, वहां क्या होगा, द मिनिस्टर्स का बेसिकली पावर शेयर इक्वली होगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि यहाँ पावर डिफरेंट सोशल ग्रुप में, डिफरेंट कम्युनिटी में इक्वल पावर शेयर किया गया है। देयर इज अ रीजनल एंड सोशल डिफरेंस विद इन द कंट्री। तो किसी भी कंट्री में बात करें अपने इंडिया के, तो बहुत ज़्यादा रीजनल और सोशल डिफरेंस है। हमारे कंट्री में बहुत सारे लैंग्वेजेस प्रेफर किया जाते हैं, बहुत सारे कास्ट के लोग हैं, बहुत सारे फ्रीड के लोग हैं, बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स वो लोग प्रेफर करते हैं, अलग अलग टाइप के वो फूड कंज्यूम करते हैं, अलग अलग के रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं एंड सो ऑन। तो किसी भी कंट्री में बहुत सारा बेसिकली डाइवर्सिटी होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो पावर शेयरिंग इज डन टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी ए फेयर शेयर ऑफ पावर। ठीक है, तो पावर शेयरिंग क्यों किया जाता है, हम पावर शेयरिंग इसलिए करते हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको भी फेयर शेयर ऑफ पावर मिल सके। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिजर्वेशन। इंडिया में आपने सुना होगा रिजर्वेशन के बारे में, क्या होता है ये रिजर्वेशन, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जो पीपल आते हैं, उनको हमारे कंट्री में रिजर्वेशन दिया जाता है। क्यों ये रिजर्वेशन दिया जाता है, वाई दे आर गिवन रिजर्वेशन, क्यों, क्योंकि ये लोगों को फॉरवर्ड क्लास कास्ट के जो लोग होते हैं इसको सप्रेस करते हैं। अगर हम बात करें अपने हिस्ट्री की, तो पहले हमारे कंट्रीज में, हमारे इंडिया वी हैड वर्ना सिस्टम और कास्ट वाज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट, 4 सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। तो ये जो शूद्रास और वैश्य थे बेसिकली क्षत्रिय के अंडर ही काम करते करते इनका जीवन व्यतीत हो जाता था। क्यों, क्योंकि ये लोग वैश्य फैमिली में जन्म लिए हैं या शूद्र फैमिली में जन्म लिए हैं, इसलिए ये क्या होता था उस समय समझा जाता था कि जो शूद्र है या वैश्य है उनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो ब्राह्मण की या क्षत्रिय की सेवा उनके मतलब उसको सर्व कर सके, उनका स्लेव टाइप ट्रीट किया जाता था। तो इसी से क्या हुआ, इसी से इन लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाया और क्या हुआ, ये कास्ट में पिछड़ के रह गए। इसीलिए आज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये क्या देखा गया कि दे आर रियली बैकवर्ड। तो इसीलिए इनको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है। ठीक है, सो रिजर्वेशन किसी भी जॉब में 10%, 20%, 30% सीट्स
इनके लिए रिजर्व होता है। इन द सेम वे पहले क्या होता था, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, मेन और विमेन में क्या होता है, विमेन को रिलेटिवली लेस पावरफुल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विमेन घर के कामों के लिए बनी है, बाहर के काम नहीं कर सकती। इसीलिए क्या होता है, ये बहुत सारे मेन लोगों की मेंटालिटी होती है। इसीलिए गवर्नमेंट विमेन के लिए भी रिजर्वेशन लाती है, वो औरतों के लिए भी रिजर्वेशन लाती है कि 10% या 20% ऑफ द सीट किसके, वुमेन के लिए रिजर्व होगा। ओके, और ये क्या है, ये नेसेसरी भी है कि आप देश के यूनिटी को बनाए रहे। अगर समझ लो, जैसा कि हमने देखा श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका में क्या होता है, सिन्हालिस को पावर मिल गया, तमिलियंस को नहीं मिला, तो तमिलियंस बेसिकली बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगे, उन्होंने सिविल वॉर तक ला दिया और श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। तो इसीलिए देश की यूनिटी को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है पावर का शेयर किया जाना। So this type of arrangement is meant to give representation in the government and administration to diverse social group who otherwise will feel alienated from the government। तो ये किया जाना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सारे सोशल ग्रुप को पावर नहीं देंगे तो ये वाला सोशल ग्रुप को देंगे, अगर इसको नहीं देंगे तो ये क्या समझेगा कि गवर्नमेंट सिर्फ इस सोशल ग्रुप को फेवर कर रही है, गवर्नमेंट हमें फेवर नहीं कर रही है, हमारे राइट्स के बारे में गवर्नमेंट नहीं सोचती है, तो दे विल फील एलिनेटेड। उनको लगेगा क्या कि देश में हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, लगता है हमारा कोई वजूद ही नहीं है। जैसा कहाँ हुआ, जैसा हुआ श्रीलंका में। श्रीलंकन पीपल्स क्या सोचने लगे, श्रीलंकन तमिलियन सोचने लगे कि सारा गवर्नमेंट पावर सिन्हालिस को ही दे रही है, वो सिर्फ बुद्धिज्म को ही फेवर कर रही है, इसीलिए स्टार्ट हो गया वहां सिविल वॉर। तो यही था बेसिकली हमारा पावर शेयरिंग बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज पावर शेयरिंग बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। क्या होता है पावर शेयर किया जाना पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। ओके, सो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। तो पावर शेयर किया जाता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, प्रेशर ग्रुप के बीच में। ये क्या होते हैं ये प्रेशर ग्रुप, व्हाट इज दिस प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप द ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू सेफगार्ड देयर ऑन इंटरेस्ट। तो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं सेफगार्ड करने के लिए उनके इंटरेस्ट को। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये लोगों के हक के लिए लड़ सके, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सके, लोगों की बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। तो ऐसे ग्रुप को, फॉर एग्जांपल NGO, ऐसे ग्रुप को हम प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। ओके, सो द इलेक्शन एंश्योर दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। इलेक्शन क्यों किया जाता है, क्योंकि देश की जनता तय कर सके, देश के जो मेजोरिटी लोग हैं वो तय कर सके कि किसको यहाँ गवर्नमेंट बनानी चाहिए, किसकी सरकार होनी चाहिए, ना कि ये उस पर सौंपा जाए, जैसा कि हमने लेबनान में देखा था, बेरूत में देखा था, या जैसा कि हमने कहाँ देखा था, श्रीलंका में देखा था कि ये कम्युनिटी ही बनेगी, दूसरी कम्युनिटी को राइट नहीं दी जाएगी, ऐसा ना हो। ओके, इसीलिए पावर को क्या एक हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। So power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups। तो इससे क्या समझते हैं, पावर कभी कभी ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज में चला जाता है जो कि डिफरेंट आइडियोलॉजी की होती है, डिफरेंट सोशल ग्रुप की होती है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी पार्टी का फॉर्मेशन होता है तो वो बेसिकली एक मोटो लेके आती है, ठीक है, उनका बेसिकली एक आइडियोलॉजी होता है कि हम इसको ज़्यादा फेवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव BJP, भारतीय जनता पार्टी, वी हैव इंडियन नेशनल कांग्रेस, वी हैव बहुजन समाज पार्टी, वी हैव हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एंड वी हैव शिवसेना। बहुत टाइप्स ऑफ पार्टीज है हमारे कंट्री में। वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ पार्टी इन इंडिया। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मल्टी पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज हमारी कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल कुछ पार्टीज क्या आती है, कुछ पार्टी सोच के आती हैं कि हम शेड्यूल कास्ट को फेवर करेंगे, कुछ पार्टी सोच के आती है कि हम शेड्यूल ट्राइब्स को फेवर करेंगे, कुछ पार्टी सोच के आती है कि हम हरिजन को फेवर करेंगे। क्या होते हैं हरिजन? हरिजन इज अ नेम विच इज गिवन बाय महात्मा गांधी टू द पीपल हु वर नोन एज अनटचेबल्स, जिसको पहले हम दलित बोलते थे, उसको महात्मा गांधी ने नाम दिया हरिजन। हरिजन मीन्स व्हाट? हरि मीन्स गॉड एंड जन मीन्स सन, मतलब ही कंसिडर अनटचेबल एज द सन ऑफ गॉड। ओके, सो वो हम नेशनलिज्म इन इंडिया जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, कभी कभी सोचो एक पार्टी हरिजन को फेवर करे और एक पार्टी दूसरे कम्युनिटी को फेवर करे, इस्लाम को फेवर करे सपोज, तो क्या होगा, उसका आइडियोलॉजी डिफरेंट है। मीन्स व्हाट कि ये पार्टी कुछ और चाहती है, ये पार्टी कुछ और चाहती है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उन दोनों पार्टी को अपना पावर को शेयर करना पड़ता है। ओके, तो पावर शेयरिंग में भी डायरेक्ट
when two or more parties form alliance और contest election। तो पावर शेयरिंग दोनों टाइप ऑफ हो सकता है। क्या हो सकता है पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग डायरेक्ट भी हो सकता है और पावर शेयरिंग इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कैसे पावर शेयरिंग डायरेक्ट होगा, कैसे इनडायरेक्ट होगा, उसको अब हम समझते हैं। सो से फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी इलेक्शन से पहले ही क्या होता है, टू और मोर पार्टी साथ आ जाती है और वो निश्चय कर लेती है कि अब हम इलेक्शन साथ ही लड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब 2014 में हमारा इलेक्शन हुआ था इन इंडिया, जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें क्या था बेसिकली, जनता दल यूनाइटेड, हमारी राष्ट्रीय जनता पार्टी थी, और जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, उन्होंने तीनों ने मिलके एक अलायंस फॉर्म कर लिया था, एक महागठबंधन पार्टी फॉर्म कर ली थी, और उन्होंने कंटेस्ट किया था इलेक्शन किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। और बीजेपी की भी एक अलायंस है विद शिवसेना, HUM पार्टी एंड मेनी मोर, ठीक है। So there are many more parties. So NDA is an alliance which is formed by BJP and many parties. Okay, और इस एक और अलायंस है जो कि कांग्रेस बाकी सब पार्टियों की से मिलकर फॉर्म करती है, दैट इज नोन एज UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ओके, एंड दिस इज NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में क्या होता है? बीजेपी और उसके साथ और सारी छोटी पार्टी साथ, इसमें क्या होता है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में कांग्रेस एंड मेनी मोर पार्टीज कम। तो ये अलायंस क्यों बनाया जाता है? तो डायरेक्ट कब होगा और इनडायरेक्ट कब होगा? जब पार्टीज क्या करती है, इलेक्शन होने के पहले ही एक साथ आ जाए और वो ये निश्चय कर ले कि अब हम इलेक्शन साथ में लड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जो उत्तर प्रदेश, हमारे यूपी में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें क्या हुआ था बेसिकली, जो हमारा बहुजन समाज पार्टी था और उसके साथ साथ एक समाजवादी पार्टी था, उन्होंने मिलकर एक अलायंस फॉर्म किया था, दैट वाज नोन एज महागठबंधन। ओके, और उन्होंने कंटेस्ट किया था बीजेपी के खिलाफ मिलकर इलेक्शन। तो जब इलेक्शन से पहले पार्टी साथ आ जाए और वो किसी अलग अलग पार्टी से खिलाफ कम्पीट करे, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ पावर। ओके, और कभी कभी क्या होता है, किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, मेजोरिटी यानी मोर देन हाफ ऑफ द वोट वो सिक्योर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, उसको और किसी पार्टी के साथ ज्वाइन करना पड़ता है, दो या अधिक पार्टी के साथ, और वो मिलकर एक कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसको हम मिली जुली सरकार बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, सो हमने क्या देखा, पावर शेयरिंग डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ अलायंस क्या है, एक डायरेक्ट वे ऑफ पावर शेयरिंग है, और द कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जब एक कोई मेजोरिटी नहीं दे पाती है। हमने पिछले लेक्चर में जब जर्मनी के बारे में बात किया था, तो दो पार्टी थी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो एक दूसरे के राइवलरी थे, लेकिन फिर भी वो साथ है। क्यों? क्योंकि एक पार्टी को मेजोरिटी तो मिला ही नहीं, ठीक है। तो क्या होता है ये कोलिशन गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसको बोलते हैं हम कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो ग्रुप होता है उसको हम एक नाम देते हैं, उस ग्रुप को हम बोलते हैं अलायंस, ठीक है, जैसे कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA। तो हियर आवर चैप्टर एंड्स। हमने बात कर लिया पावर शेयरिंग के 5th लेक्चर के बारे में, हमने देखा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, हमने बात की हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर, जहां सारा पावर इक्वल लाई करता है, हमने बात की फिर वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर, जहां क्या होता है, एक गवर्नमेंट बॉडी हेड होता है, बाकी सारे उसके बेसिकली सब यूनिट्स होते हैं, बाकी सारे उससे सबऑर्डिनेट होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ इसका ज्यूरिसडिक्शन फिक्स्ड है और इसका भी ज्यूरिसडिक्शन फिक्स है। कुछ बेसिकली सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ये काम करेगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे ये काम करेगा, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिसपे ये दोनों मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आर्मी की, ठीक है, तो आर्मी क्या होता है, आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वर्क करती है। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकुलर नेशन की आर्मी है। लेकिन वहीं हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस क्या होता है, पुलिस पार्टिकुलर स्टेट की होती है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। वही बात करें एक ऐसा मुद्दा जो एजुकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है, क्योंकि ये एक स्टेट का भी मुद्दा है और ये पूरे कंट्री का भी मुद्दा है। तो अगले चैप्टर यानी फेडरलिज्म में हम डिस्कस करेंगे कौन सा सब्जेक्ट जिसके लिए ये काम करेगी या जिसके लिए ये काम करेगी, और इसका फॉर्मेशन क्यों किया गया, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया, जिसको हम करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन।
जो हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। आई होप आपको ये सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको पावर शेयरिंग चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5 लेक्चर्स हमने लिए, ये चैप्टर हमने फिनिश कर लिया। अगर कोई डाउट अभी भी हो तो जाओ कमेंट में डाउट लिख सकते हो। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट इन योर डाउट्स एंड क्वेरीज। और ज्यादा डाउट है तो एक बार फिर से आप वीडियो देख सकते हो पांचों। आई अश्योर दैट सारा का सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो हियर आवर पावर शेयरिंग चैप्टर ends. So this was all about the lecture. The chapter ends here. So meet you in the next lecture, in the next session with any different chapters. So till then, stay creative, keep learning, and most of all, have fun. Take a very good care of yourself. See you again and bye-bye.